फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स दिखाई दिए जा रहे हैं। जी तो बच्चों, अभी आज आपकी एक केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास का अरेंजमेंट किया गया है, जिसकी वजह ये है कि कल आपको मालूम है हमारी क्लास थोड़ा सा बीच में डिले हो गई थी। कल मैं प्रॉपर्ली उसको कैरी नहीं कर पाया, 1 घंटा हमारा मिस हो गया था, जिस वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं आपके आज एक एक्स्ट्रा क्लास भी लूँ। और एक्स्ट्रा क्लास के अंदर उम्मीद करता हूँ मेजॉरिटी क्लास ने हमें ज्वाइन कर लिया होगा। जी, बाकी जो निकम्मे हैं वो भी, निकम्मों को जैसे ही मैसेज मिलेगा निकम्मे भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। जी यूसुफ बेटा, आपको और हैदर आपको मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करने की ऑप्शन भी दे दी है, ठीक है। देखिए बच्चों, हमारा ये जो आखिरी सेक्शन चल रहा है, कौन सा सेक्शन चल रहा है? दिस इज फिजिकल केमिस्ट्री, जिसके बारे में कल अच्छी खासी विल दिस बी, बस इंशाल्लाह अभी देखते हैं बिलाल, अभी शायद कल भी ऐसे ही हो, शायद कल भी एक एक्स्ट्रा क्लास हो, ठीक है। अभी तो है, इसको तो अटेंड करते हैं, फिर देखेंगे कैसे हमने इसको कैरी करना है कैसे नहीं। देखिए, कल जाते जाते मैंने आप लोगों से एक बात की थी कि यार मैं नोट्स लिख के कराऊं या नोट्स लिखे हुए हों और वहां से समझाऊं। दो बातें हैं, एक तो ये कि आधे बच्चों ने कहा सर लिखे हुए से समझा लें तो कोई मसला नहीं, ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। आधों ने ये भी कहा कि सर आप खुद लिख के समझाते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ आता है। अच्छा, लेकिन चूंकि ये जो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, मैं समझता हूं इनमें आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट ओ लेवल्स वाला है, इनमें आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट ओ लेवल्स वाला है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं इस लिखे हुए नोट्स से भी आपको समझाऊं तो आपको बहुत अच्छे से इंशाल्लाह समझ आएगा, ठीक है। उस समझने की परेशानी आपने नहीं लेनी। हाँ, परेशानी किस चीज की आपने लेनी है, खुद से जो अपने हाथ से आपने नोट्स लिखने हैं वो आप मेरी क्लास के बाद लिख लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर क्या बोलते हैं, इसके ये फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स हैं, एनर्जेटिक्स, काइनेटिक्स और इक्विलिब्रिया, इसके पिछले किसी साल के स्टूडेंट के मैंने आपको नोट्स भेज दिए हैं, ठीक है। आप वहां से भी उसको कंसल्ट कर सकते हैं। लेक्चर के दौरान मेरा ज्यादा फोकस होगा आपको कॉन्सेप्ट के समझाने के ऊपर, कॉन्सेप्ट को समझाने के ऊपर मेरा ज्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। सो देखते हैं जनाब, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में मैंने आपको कल क्या पढ़ाया था। आई होप आपको मालूम है कि हमने कहा था यार इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ रिएक्शंस। अब रिएक्शंस के फिजिकल एस्पेक्ट्स में सबसे पहला फिजिकल एस्पेक्ट क्या है, वो है सर उसकी एनर्जी चेंजेस। किसी भी रिएक्शन के दौरान क्या होता है, जरूरी एक एनर्जी एक्सचेंज होती है बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पर क्या होता है, कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा हो, कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा हो तो यू नो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। मैं अगर यहाँ से थोड़ा सा एनोटेशन भी ले लूं, जी बुनियादी चीजें, केमिकल रिएक्शन का ये है जी, रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना। मैं थोड़ा सा क्विक रिव्यू भी करना चाहता हूँ। एनर्जी चेंजेस क्या होंगी, एक बात आपने याद रखनी है, दीज आर द एनर्जी चेंजेस। या तो केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर हीट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जब रिएक्शन हो रहा है तो जो केमिकल्स के अंदर जाती, और अगर उस रिएक्शन के दौरान हीट एनर्जी रिलीज हो रही हो, क्या हो रहा हो, अगर उस रिएक्शन के दौरान हीट एनर्जी रिलीज हो रही हो तो हम कहते हैं एक्चुअली केमिकल एनर्जी थी जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इट वाज द केमिकल एनर्जी दैट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, ठीक है। या फिर समटाइम ये भी हो सकता है कि क्या हो जाए कि आपको हीट एनर्जी देनी पड़ जाए, हीट एनर्जी आपको देनी पड़ जाए तो हीट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, कहने का मतलब सिर्फ ये पुत्र, कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जनाब जी, देयर आर सम एनर्जी चेंजेस that take place during a chemical reaction. Either heat energy is released or heat energy is absorbed. Chemical energy of the chemicals either convert into heat energy or heat energy is converted into chemical energy. खैर जो भी है, जो भी होता है वो तुम आगे जाके डिटेल उसकी डिस्कस करेंगे। अच्छा,
अगर यहाँ पे आपको ये बात बताई जाए कि जनाब ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं इनके जो पहले से बॉन्ड्स होते हैं, इनमें जो पहले से बॉन्ड्स होते हैं, द बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द रिएक्टिंग पार्टिकल्स, उनको क्या कर क्या होता है, जिसके लिए हीट एनर्जी, जिसके लिए एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू सो, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, आई होप आपको मालूम है बॉन्ड तोड़ने के लिए तो एनर्जी चाहिए होगी, और जो एनर्जी चाहिए उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप ए चेन कहेंगे। नहीं, फिर से ना लिखना स्टार्ट करें, फिर से ना लिखना स्टार्ट करें, जो जो बस पढ़ता जा रहा हूँ लिखते रहें, समझते रहें, ठीक है। और हम लिखना चाहते हैं लिख लें, समझना चाहते हैं समझ लें, अभी लिखना चाहते हैं अभी लिख दें, बाद में लिखना चाहते हैं बाद में लिख दें, अप टू यू पुत्र। मैंने कल एक तरह से डायरेक्ट उसकी समरी लिखवा दी थी कि यार स्ट्रेट अवे, मैंने कल बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा काम किया कि यार आपको डेल्टा एच ऑफ आर निकालना है, आपको डेल्टा एच ऑफ आर निकालना है। आज मैं जरा उसका पिछले साल के पिछले साल के किसी बच्चे के नोट्स हैं जिस सीक्वेंस में उनको पढ़ाया हुआ है उस सीक्वेंस में आगे कैरी करना चाहता हूँ। नोट्स आप बाद में भी लिख सकते हैं, अभी मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ी आसान बातें करूंगा, ओ लेवल्स टाइप बातें करूंगा, तो आप अगर इनको सुन लें और समझ लें तो आपके लिए ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। मैंने आपको नोट्स भेज दिए बेटा, आप लिख सकते हैं बाद में। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ उस पर सुनिए। जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके अंदर जो पहले से बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, जब चाहे वो एलिमेंट्स हों, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हों, चाहे वो कम, देखें रिएक्टेंट्स के साइड पर मुझे एक बात बताइए, मैंने आपसे एक चीज पूछनी है, कैन यू प्लीज डिफाइन एन एटम? याद है? Atom is the simplest particle of an element that may or may not exist independently, but it takes part in a chemical reaction. अगर आपको याद हो तो आपने एक चीज पढ़ी होगी कि atoms are the ones, atoms are the particles, ठीक है, जो क्या करते हैं, ठीक है, they take part in chemical reactions, ठीक है। केमिस्ट्री में it is a study of matter, matter is the study of particles, पार्टिकल्स इज द स्टडी ऑफ पार्टिकल्स। में क्या होते हैं, पार्टिकल्स में एटम्स होते हैं, सबसे सिंपलेस्ट पार्टिकल्स एटम्स होते हैं, ठीक है। ठीक है जी। सो हमने क्या कहा जी, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, मैटर के अंदर मैटर इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में देयर इज दिस एटम। व्हाट इज एन एटम? एटम इज फर्स्ट ऑफ ऑल द सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक हो गया जी। अच्छा, दूसरी बात क्या है इसके साथ, that may or may not exist independently, that may or may not exist independently, but हाँ तीसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, but it takes part in what, in a chemical reaction। इस बात का क्या मतलब है, but it takes part in a chemical reaction? जी तो बच्चों प्लीज बताइए, इस बात का क्या मतलब है कि atoms will take part in a chemical reaction?
देखिए, अगर आपके रिएक्टेंट्स के साइड पर एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं, ठीक है, अब अगर वो मेटालिक एलिमेंट है तो प्लीज बताइए, मेटालिक एलिमेंट के अंदर कौन से एटम्स के अंदर क्या उसके एटम्स इंडिपेंडेंट होते हैं? नहीं सर, उसके तो मेटालिक बॉन्डिंग होती है, उसके तो एटम्स चिपके हुए होते हैं। तो जब तक वो एटम्स आपस में एक दूसरे से अलग अलग नहीं होंगे, तब तक वो किसी और के साथ कैसे जुड़ेंगे? तब तक वो किसी और के साथ कैसे जुड़ेंगे? अगर वो नॉन मेटालिक एलिमेंट है तो वो नॉन मेटालिक एलिमेंट जो है वो एक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करेगा, या मॉलिक्यूल्स या वो सिंपल मॉलिक्यूल्स होंगे या मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे। उन सिंपल मॉलिक्यूल्स में भी अगर वो डायटोमिक मॉलिक्यूल भी है तो उसके दो एटम्स आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड होंगे। तो जब तक वो बॉन्ड टूटेगा नहीं, वो किसी और से जाके कैसे जुड़ेंगे? जब तक वो बॉन्ड टूटेगा नहीं, वो किसी और से जाके कैसे जुड़ेंगे? और अगर रिएक्टेंट्स की साइड पर हैं ही कंपाउंड्स, तो कंपाउंड्स पहले पिछले वाले कंपाउंड्स टूटेंगे नहीं तो अगले वाले बनेंगे कैसे? तो वी बिलीव क्या होता है, द बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द रिएक्टिंग पार्टिकल्स मस्ट बी क्या, मस्ट बी ब्रोकन फर्स्ट। और जिसके लिए क्या होता है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू सो। कौन सी एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू सो? हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू सो। हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू सो। ठीक है, जब हम ये कहते हैं हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू सो, तो जो हीट एनर्जी लगती है बॉन्ड्स तोड़ने में, वी कॉल इट एच इन। व्हाट डू वी कॉल इट? एच इन। दैट इज हीट एनर्जी गिवन इनटू द सिस्टम। एच इन क्या होता है? हीट एनर्जी गिवन इनटू द सिस्टम टू ब्रेक द बॉन्ड्स। व्हाट इज एच इन? इट इज द हीट एनर्जी गिवन इनटू द सिस्टम टू ब्रेक द बॉन्ड्स। जी भाई, हम ये कह रहे थे हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स। ठीक है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू ब्रेक द बॉन्ड, या जो एनर्जी गिवन इन टू द सिस्टम होती है टू ब्रेक द बॉन्ड, उसको हम क्या कहते हैं? एच इन। उसको हम क्या कहते हैं भाई? उसको हम कहते हैं एच इन। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, बात की बात। सिमिलरली जब प्रोडक्ट्स बनते हैं, जब ये रिएक्टेंट्स सारे के सारे टूट जाएंगे, अपने ये क्या कहते हैं, सब के सब एटम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इनफैक्ट मैं आगे एक टर्म इस्तेमाल करूंगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या टर्म इस्तेमाल करूंगा? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की टर्म इस्तेमाल करूंगा कि जब वो एक्टिवेटेड हो जाएंगे, जब रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स सारे टूट गए, सारे के सारे एटम्स में कन्वर्ट हो गए, अब वो एटम्स अगला कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो क्या होगा? न्यू बॉन्ड्स बिटवीन क्या? अब अगली कहानी क्या है? अगली कहानी है सर, न्यू बॉन्ड्स बिटवीन द पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड। न्यू बॉन्ड्स बिटवीन द पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, जिसके दौरान क्या होता है? एनर्जी इज नाउ रिलीज्ड। पहले कहा था एनर्जी वाज रिक्वायर्ड टू डू सो, नाउ एनर्जी इज रिलीज्ड। अब जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या कहते हैं? एच आउट कहते हैं। एंड दिस हीट एनर्जी इज गिवन आउट ऑफ द सिस्टम। दैट्स व्हाई दिस इज व्हाई वी कॉल इट एच आउट। एक है एच इन और एक है एच आउट। किसी को मसला इस बात से? अब ये जो एच इन की वैल्यू होती है और एच आउट की वैल्यू होती है बेटा, ये दोनों एनर्जीज बराबर नहीं होती। देयर विल ऑलवेज बी क्या? देयर विल बी सम डिफरेंस between energy given into the system and energy released. There must be some difference between the energy given into the system to break the bonds and energy released when bonds are formed. And this difference will be known as kya? This difference will be known as heat energy change of the reaction. Energy change of the reaction, heat energy change of the reaction, enthalpy change of the reaction, ये जो भी हमने कल एक लफ्ज पढ़ा था, वो वाली बात हम यहाँ पे करेंगे। जी तो भाई, क्या यहाँ तक की बातों में किसी को परेशानी है? Anyone? तो हम क्या कह रहे थे? There will be some difference between the energy given into the system and energy released. That is known as overall energy change of the reaction. That is known as overall energy change of the reaction. या फिर enthalpy change of the reaction. या फिर heat energy change of the reaction. या फिर simple heat of the reaction. हाँ जी, heat of the reaction.
जी तो बच्चों, नाउ हीट एनर्जी इज ऑलवेज एक्सचेंज, हमने कल यहाँ से बात स्टार्ट की थी। नाउ यहाँ पे कल मैं डेल्टा एच के साथ बता था, डेल्टा एच प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। तो मैं अब आपको दोबारा बताना चाहता हूँ कि देयर आर दोस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अगर आप एनर्जेटिकली देखें, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस विद रिस्पेक्ट टू क्या, with respect to energetics, types of chemical reactions with respect to energetics अगर आप देखते हैं, there are reactions which are known as exothermic, there are reactions which are known as endothermic। all of us का knowledge है, थोड़ा सा speed लगाऊंगा। exothermic are those chemical reactions in which overall heat energy is released out of the released by the system to the surroundings, या released out of the system, ठीक है, या given out, released by the system या फिर given out of the system, released या फिर अगला लिखें गिवन आउट ऑफ द सिस्टम टू द सराउंडिंग्स। एंडोथर्मिक में क्या होता है, दोस केमिकल रिएक्शंस इन विच ओवरऑल हीट एनर्जीज, एंडो एंटर दाखिल होना, एक्सो एग्जिट निकलना, ठीक है, ये ओ लफ्ज है भाई, ओ लफ्ज है, इज एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड या टेकन इन, गिवन इन, टेकन इन लिख दें, हीट एनर्जी इज टेकन इन टू द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग्स। अच्छा, बेसिकली होगा क्या, बेसिकली होगा कुछ है बेटा, कि अभी जो आपने पढ़ा ना कि एक होता है एच इन और एक होता है एच आउट, उनका डिफरेंस होता है ना बेसिकली। अब एच इन अगर ज्यादा हुआ, देखिए व्हाट इफ आई से कि क्या होगा, क्या होगा, गौर से इस बात को सुनने समझने की कोशिश कीजिएगा। इफ एच इन लेस है और एच आउट ज्यादा है, देखिए क्या सिचुएशन चल रही, अगर एच इन कम है और एच आउट ज्यादा है तो प्लीज बताइए क्या होगा, क्या होगा। if I say there is a formula that delta H is equals to H in minus H out, what do you think it would be? H in अगर हुआ 100, H out अगर हुआ 200, और उनका डिफरेंस क्या आएगा, फिर डिफरेंस आएगा -100, तो डेल्टा H विल बी क्या, डेल्टा H विल बी नेगेटिव, है जी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में एक बात याद रखने वाली है कि डेल्टा H क्या होता है, डेल्टा H is what, delta H is always negative. Why would it be negative? Because H in is less and H out is more, ठीक है। इसके आगे हम प्रॉपर कैलकुलेशंस करेंगे, डोंट वरी, परेशान ना होइए। तो एग्जांपल्स में कंबशन है, एक्सोथर्मिक है, आग लगी होती है, रेस्पायरेशन है, चलो वो आग लगती है कि नहीं लगती, वो एक बच्चे ने, मैंने पता नहीं पिछले साल क्या बोला था, जिस भी बच्चे ने कॉपी पे नोट किया हुआ है, हमारे पेट में रिस्पायरेशन हो, नहीं पेट में नहीं हो रही थी, यही मैंने कहीं ऊपर लिखा था, उस बच्चे ने इसको नोट डाउन कर लिया। हमारे पेट में जब फोटोसिंथेसिस होती है, पता नहीं फोटोसिंथेसिस नहीं होती, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होती है, मैंने ये कहा होगा कि हमारे पेट में जब क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं, हमारे पेट में जब रिस्पायरेशन होती है तो हमारे पेट में आग लगती है, हैं? हमारे पेट में जब आग लगती है तो ये ऑल तो मुझे मालूम है गलत बायोलॉजी, रिस्पायरेशन जो है वो सेल्स में होती है, सेलुलर रिस्पायरेशन होती है, लेकिन वो एग्जांपल एक केमिस्ट्री का टीचर जो कहे कि जी मुझे बायोलॉजी नहीं आती, तो यही बोलेगा कि आप खाना खाते हो, खाना पेट में जाता है, पेट में जाके खाने का रिएक्शन होता है, ठीक है। बिल्कुल जैसे इंजन में फ्यूल का रिएक्शन होता है, तो इंजन में फ्यूल की कंबशन होती है, पेट में जाके खाने की कंबशन को रिस्पायरेशन कहते हैं, तो उसमें भी एनर्जी रिलीज होती होगी। हम अपना बॉडी टेम्परेचर अगर देखें तो वो बाहर की सराउंडिंग से ज्यादा होता है, हम हीट रेडिएशन निकाल रहे होते हैं, हमारी बॉडी में से निकल रही होती हैं, बिकॉज हमारे अंदर एक रिएक्शन हो रहा होता है जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तीसरी एग्जांपल यहाँ पे एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एग्जांपल भी है, कि अगर आपने कभी लैब परफॉर्म की होती तो आपको पता होता, जिस टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर हम मतलब ऊपर ब्यूरेट से नीचे फ्लास्क के अंदर जब एसिड को या बेस को डालते थे, जी अब्दुल रहीम, पढ़ चुका हूं मैसेज आपका। अच्छा इधर देखिए, ये देखिए जी, तो आप, मैं कह रहा था कि अगर आप लैब में जाकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते तो आपको वहां से जाके अंदाजा होता कि वो भी, उसमें भी बीकर थोड़ा हीट अप हो जाता है, बीकर में से हीट एनर्जी बाहर निकलने लगती है, टेम्परेचर ऑफ द बीकर इंक्रीज कर जाता है। जब एनर्जी रिलीज हो रही होती है, अगर सिस्टम के अंदर से एनर्जी रिलीज हो रही हो तो आपको बीकर की क्या फीलिंग आएगी, आपको जो टाइट्रेशन फ्लास्क वाला बीकर है वो बीकर गर्म होता हुआ दिखाई देगा। और अगर आपने इसके अंदर थर्मोमीटर डिप किया हुआ
ठीक है, तो थर्मोमीटर को भी क्या होगा, कहता है मर्क्यूरी लेवल ऑफ थर्मोमीटर विल आल्सो राइज बिकॉज हीट एनर्जी विल बी रिलीज्ड आउट। किस में से, रिएक्शन के मिक्सचर में से निकलेगी, तो किधर जाएगी, सराउंडिंग्स में जाएगी। अब सराउंडिंग्स कौन है, सराउंडिंग्स कौन है, एयर भी सराउंडिंग है, थर्मोमीटर भी सराउंडिंग है, बीकर भी सराउंडिंग है, हर चीज सराउंडिंग है ना। तो जब वो हीट उनको मिलेगी तो उनका टेम्परेचर राइज होगा। इसमें किसी को परेशानी है, ये ओ लेवल्स की बात है, मैंने ओ लेवल्स के पेजेस खोले हुए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज आपको नहीं समझ आ रही और आपको मेरी स्पीड तेज लग रही है तो आप मुझे रोक सकते हैं, आप मुझे रोक सकते हैं बच्चों। अच्छा, सिमिलरली एंडो में क्या होता है, एंडो में जो एच इन होता है, जो एच इन होता है, जो एनर्जी आप गिवन इन टू द सिस्टम करते हैं टू ब्रेक द बॉन्ड्स, वो ज्यादा होती है, और एनर्जी गिवन आउट ऑफ द सिस्टम व्हाइल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड वो कम होती है। तो जब एच इन ज्यादा होगा, एंटर होने वाली ज्यादा होगी, तो डेल्टा एच का एक फॉर्मूला है एच इन माइनस एच आउट। एच इन ज्यादा है, मिसाल के तौर पर एच इन अगर 200 है, एच आउट जो है वो 100 है, तो जवाब क्या आएगा 100। इट इज नॉट नेगेटिव, इट इज रादर पॉजिटिव, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो सराउंडिंग में से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। फोटोसिंथेसिस कब होती है, दिन में होती है, रात में नहीं होती। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, प्लांट्स जब व्हेन दे मेक अप देयर फूड बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, ठीक है, एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, थ्रू द रूट्स, एंड एब्जॉर्बिंग सोलर एनर्जी, सन की जो थर्मल एनर्जी है या जो हीट एनर्जी है, उसको जब वो एब्जॉर्ब करके ये रिएक्शन करते हैं। फिर एक थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन में भी तो हीट इस्तेमाल करके आप कंपाउंड तोड़ रहे हैं, तो हीट इज गिवन इनटू द सिस्टम। इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गिवन इनटू द सिस्टम, है तो वो भी एनर्जी ना जी। अच्छा, इनमें इनमें अगर मैं कहूं कि फोटोसिंथेसिस से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस से आपकी सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता है। फोटोसिंथेसिस क्या करती है, सराउंडिंग में मौजूद हीट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। आई होप आपने पढ़ा होगा जो जंगलात होते हैं, जिधर जिधर जंगल ज्यादा होता है, वो क्या पढ़ते थे ज्योग्राफी में, कौन से रीजन, ट्रॉपिकल, उसको ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं ना, हैं जहाँ पे जंगल शंगल ज्यादा होते हैं, बारिशें शारिशें ज्यादा होती हैं, है जी, हम उनको ट्रॉपिकल रीजन्स कहते हैं। क्या होता है ट्रॉपिकल रीजन्स में, सर वहां पे जंगलात ज्यादा हैं, दरख्त ज्यादा हैं, फोटोसिंथेसिस ज्यादा है, रेन फॉरेस्ट, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो वहां पे टेम्परेचर काफी हद तक नॉर्मल रहता है, वो बहुत गर्मी नहीं पड़ती वहां पे। रेगिस्तान ऑन दी अदर हैंड, किसी डेजर्ट में चले जाएं जहाँ पे कोई दरख्त शख्त नहीं है, कोई फोटोसिंथेसिस का कोई इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पे टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। चलो ये तो एक वो बात है, लेकिन मैं बस इतना बात बताना चाहता हूँ, एक्सो में जब हीट बाहर निकलती है तो बाहर की सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है, एंडो में जब हीट अंदर चली जाती है तो बीकर, अगर आप इसको हीट नहीं कर रहे और एक इसने सराउंडिंग से एनर्जी अब्सॉर्ब करनी, देयर आर सम रिएक्शंस जो सराउंडिंग से ही एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो सराउंडिंग के टेम्परेचर को कम कर देंगे, बिकॉज वो सराउंडिंग से हीट को सिस्टम पार्टिकल्स अपने अंदर छुपा लेंगे, अपने अंदर ले जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपने इसके अंदर भी कोई थर्मोमीटर लगाया हुआ है, तो थर्मोमीटर सिस्टम है कि सराउंडिंग है, पहला सवाल ये दो, थर्मोमीटर सिस्टम है या सराउंडिंग है, प्लीज बताइए बच्चों। किसी भी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जब आप थर्मोमीटर डिप करेंगे तो क्या आप मुझे इस बात का जवाब देंगे कि थर्मोमीटर क्या चीज है, सर नहीं सिस्टम नहीं है, सॉरी हसान, सिस्टम तो बेटा उन रिएक्टेंट्स को कहते हैं हम, जो रिएक्टेंट्स का जो मिक्सचर होता है ना, रिएक्टेंट्स का मिक्सचर इज सिस्टम, अदर देन दैट एवरीथिंग इज सराउंडिंग। बीकर खुद सराउंडिंग, हवा सराउंडिंग, इसके अंदर ये जो बीकर के अंदर पड़ा हुआ थर्मोमीटर है, ये भी सराउंडिंग ही है, ये भी सराउंडिंग ही है पुत्र जी, ठीक है, ये भी सराउंडिंग ही है, ठीक है। सो ओके, सिस्टम कौन है, रिएक्शन का मिक्सचर। अब अगर रिएक्शन के मिक्सचर जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं, अगर वो एनर्जी ले लें, मतलब आपने हीटर नहीं लगाया हुआ, वो सराउंडिंग से एनर्जी लेना चाहते हैं, तो उनकी सराउंडिंग में सबसे पहले बीकर आता है, वो बीकर से कहेंगे एनर्जी दो जी, बीकर को ठंडा कर देंगे। वो थर्मोमीटर को भी कहेंगे तुम भी एनर्जी दो जी, वो थर्मोमीटर को भी ठंडा कर देंगे। तो जब थर्मोमीटर को ठंडा करेंगे तो थर्मोमीटर का ये जो रीडिंग है, इसका जो लेवल है किधर चला जाएगा, मर्क्यूरी लेवल ऑफ थर्मोमीटर विल लोअर डाउन, वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपने थर्मोमीटर रखा हुआ था,
उसमें जो मर्क्यूरी का लेवल है इट विल इंक्रीज। चूंकि सिस्टम से एनर्जी बाहर निकल गई तो मर्क्यूरी के थर्मोमीटर के अंदर मर्क्यूरी को एब्जॉर्ब करनी पड़ गई, तो मर्क्यूरी का लेवल ऊपर चला गया, यहाँ पे मर्क्यूरी का लेवल नीचे आ जाएगा। किसी को मसला इन बातों से? किसी को मसला इन बातों से? आई थिंक अभी तक ओ लेवल्स की डिस्कशन थी ये, अभी तक ओ लेवल्स की डिस्कशन है ये। ओके जी, अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि जनाब व्हाट हैपेंस टू द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम या टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स या व्हाट हैपेंस टू द टेम्परेचर ड्यूरिंग द रिएक्शंस। तो देयर इज दिस temperature theta t graph is theta is temperature that is measured in degrees Celsius and t is time that is measured in seconds. Okay, what happens in exothermic reactions? In exothermic reactions heat thermometer क्या करेगा? thermometer क्या करेगा? heat निकली है, जब heat निकली है तो टेम्परेचर ज्यादा हुआ है, टेम्परेचर जब ज्यादा हुआ है, अच्छा ओके, जब तक रिएक्शन होता रहेगा तब तक टेम्परेचर ज्यादा होता रहेगा। आई बिलीव जब रिएक्शन का एंड आ जाएगा, एंड ऑफ द रिएक्शन, तो नो मोर इंक्रीज इन द टेम्परेचर होगा। क्या होगा? देन नो मोर इंक्रीज इन द टेम्परेचर विल बी रिकॉर्डेड। इफ नो मोर इंक्रीज इन द टेम्परेचर विल बी रिकॉर्डेड, क्या होगा बेटा? देन नो मोर इंक्रीज इन द टेम्परेचर विल बी रिकॉर्डेड। सो क्या होगा? क्या टेम्परेचर हाई ही रहेगा? पूरी जिंदगी टेम्परेचर 50 डिग्री पर रहेगा? रिएक्शन खत्म हो गया तो पूरे सिस्टम का टेम्परेचर से दोबारा वापस बैक टू द रूम टेम्परेचर आ जाएगा। है जी, टेम्परेचर comes back to the room temperature after the reaction is complete। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जाकर if I say the highest temperature reached, this is the highest temperature reached। ठीक है, so what happens after this when the highest temperature is reached? अब क्या होगा? it is the end of the reaction। now what happens at the end of the reaction? जब रिएक्शन खत्म, no more reaction, no more exothermic, no more heat evolved, no more increase in temperature। now the temperature will drop back to the room temperature। किसी को प्रॉब्लम है इस बात से क्या? किसी को प्रॉब्लम है क्या? मुझे मालूम है कि मैंने थोड़ा सा गेयर अप किया हुआ है जस्ट बिकॉज कि ये ओ लेवल्स की बातें हैं, ए लेवल्स की बातें नहीं है। ए लेवल्स की बात आएगी गेयर डाउन कर दूंगा, गेयर डाउन कर दूंगा। और अगर आप में से किसी ने कोई सवाल पूछना है तो आप पूछते जाइए, मैं रुक जाऊंगा, मैं समझाना स्टार्ट कर दूंगा। अच्छा, एंडोथर्मिक में क्या होता है? एंडोथर्मिक में अगर अभी मैंने आपको बताया कि वो जब अपनी सराउंडिंग से हीट को अब्सॉर्ब कर लेता है तो थर्मोमीटर का लेवल नीचे चला जाता है। जितना लोएस्ट, व्हाट इज इट? इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर रीच्ड, इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर रीच्ड। ठीक है, लोएस्ट टेम्परेचर रीच्ड है ये। अच्छा, now what will happen? What will happen? And I believe this is the end of the reaction, this is the end of the reaction। now what should happen? no more decrease in temperature will be recorded। then what will happen to temperature? temperature will once again rise up to the room temperature। चूंकि अल्टीमेटली तो टेम्परेचर ने रूम टेम्परेचर होना होता है ना, रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर राइज होता है या रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर ड्रॉप होता है, और जब रिएक्शन खत्म हो जाता है या मजीद रिएक्शन नहीं होता तो क्या होता है? जब रिएक्शन खत्म हो जाता है या मजीद रिएक्शन नहीं होता तो टेम्परेचर फिर उधर कायम नहीं रहता। टेम्परेचर अल्टीमेटली रूम टेम्परेचर पर आने की कोशिश करता है। टेम्परेचर अल्टीमेटली वापस रूम टेम्परेचर पर ही आने की कोशिश करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया कि स्टार्टिंग टेम्परेचर भी 25 था, एंड पे भी टेम्परेचर 25 था, बीच में बस थोड़ी देर के लिए राइज हुआ या बीच में थोड़ी देर के लिए फॉल हुआ। कोई मसला है तो हाथ खड़ा कर दो, जस्ट फॉर एन एमसीक्यू इट कैन कम। एक एमसीक्यू के तौर पर यह सवाल आ सकता है कि एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर को क्या हो रहा है और एंडोथर्मिक में टेम्परेचर को क्या हो रहा है। पेपर वाला क्या करेगा? पेपर वाला कहेगा जी ग्राफ एक्सोथर्मिक का ऐसे है। क्या टेम्परेचर हमेशा पूरी जिंदगी के लिए वो हाई होकर इधर ही रहेगा? आपको नहीं सर, पहले हाई होगा और जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा
तो फिर वो वापस जीरो पे भी तो आएगा, जीरो पे नहीं, वापस अपनी ओरिजिनल रूम टेम्परेचर पे भी तो आएगा। बस सिर्फ एक कॉन्सेप्ट सिखाने का है कि टेम्परेचर विल कम बैक टू द रूम टेम्परेचर आफ्टर द एंड ऑफ द रिएक्शन। अब वो ऊपर जाके वापस नीचे आता है, नीचे जाके वापस ऊपर आता है, तो एक्सो और एंडो डिसाइड करेंगे जी। हमारे लिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ओ लेवल्स की, दैट वाज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। जी तो बच्चों याद है आप लोगों ने ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी पढ़ी होगी ओ लेवल्स में, जिसमें आप नीचे एक्स एक्सिस पे टाइम बनाते हैं और ऊपर वाई एक्सिस पे हीट एनर्जी का कंटेंट लिखते हैं, हीट एनर्जी कंटेंट लिखते हैं, ठीक है। और मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको यहाँ मजीद इसको समझाने की कोशिश करूं, इफ ऐसे यहाँ पे हैं रिएक्टेंट्स, ये किसकी एनर्जी का लेवल है, दिस इज हीट एनर्जी का लेवल, दिस इज हीट एनर्जी का लेवल फॉर क्या, for reactants, heat energy का level for reactants। okay, what will happen during the reaction, क्या एनर्जी प्रोफाइल होगी, पहले एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी, पहले एनर्जी गिवन इन टू द सिस्टम होगी। ये एनर्जी क्यों दी जाएगी, एनर्जी किस खाते के लिए दी जाएगी, सर एनर्जी यहाँ पे पुराने बॉन्ड्स को तोड़ने के खाते में दी जाएगी। कितनी एनर्जी देगी सर, ये एच इन जितनी एनर्जी उसको पुराने बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए दी जाएगी। ओके जी, तोड़ दिए पुराने बॉन्ड्स, जब आपने पुराने बॉन्ड्स तोड़ दिए, जब आपने पुराने बॉन्ड्स तोड़ दिए तो उनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी उसको आपने एच इन कह दिया, उसको आपने एच इन कह दिया। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, जब सारे बॉन्ड्स टूट गए और कोई चीज एक्टिवेटेड सा कॉम्प्लेक्स बन गई, नाउ इट इज नॉट रिएक्टेंट्स, यहाँ पे तो रिएक्टेंट्स थे, ये किसका एनर्जी लेवल है, यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। अच्छा अब क्या होगा, अब वो पुराने बॉन्ड्स सारे टूट गए, नए बॉन्ड्स बनेंगे, क्या होगा भाई, नए बॉन्ड्स बनेंगे तो क्या होगा सर, तो एनर्जी रिलीज होगी, कितनी ज्यादा रिलीज होगी, ये तो डिपेंड करता है कि आप एक्सो की बात कर रहे हैं या आप एंडो की बात कर रहे हैं। हाँ जी, एक्सो में क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, कितनी ज्यादा सर, जितनी एब्जॉर्ब हुई है उससे भी ज्यादा रिलीज होती है, एब्जॉर्ब बहुत कम हुई है और रिलीज बहुत ज्यादा होती है। ये कैरेक्टर किसका है कि एच इन बहुत कम और एच आउट बहुत ज्यादा हो, सर ये कैरेक्टर जो है ना, ये कैरेक्टर जो है उसका है, क्या बोलते हैं उसको, एक्सोथर्मिक का है, ये कैरेक्टर एक्सोथर्मिक का है। सो एच इन ऊपर की तरफ हो गया और एच आउट नीचे की तरफ हो गया, एच इन थोड़ा हो गया, एच आउट बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से नेट एनर्जी का जो चेंज है, नेट एनर्जी का जो चेंज है जो कि आपका यहां से आ रहा है, लुक एट दिस, ये इनिशियल रिएक्टेंट्स थे, ये वाले फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, ये है आपका ओवरऑल डेल्टा एच। इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या आपको यहाँ पे एक्सोथर्मिक वाली सारी बातें समझ आ रही, एच इन पॉजिटिव होता तो ऊपर चला गया, एच आउट बाहर निकलता होगा तो नीचे आ गया, फिर इनका डिफरेंस इज डेल्टा एच, इनका डिफरेंस इज डेल्टा एच, तो क्या हुआ, इनका डिफरेंस इज डेल्टा एच, तो यू कैन सी सर वो डेल्टा एच नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है तो मतलब नेगेटिव है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लफ्ज को छोड़कर बाकी किसी चीज में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बता दो। चलो एक्टिवेशन एनर्जी का भी जिक्र कर लेते हैं। असल में जो एच इन है, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी ई ए। ये जो आपका एच इन होता है इसी को आप क्या कह सकते हैं, इसी को आप एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं। इट इज बेसिकली द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट द रिएक्टेंट्स, इट इज द मिनिमम, इट इज द minimum amount of energy that the reactants must possess in order to convert into products. Yet the minimum amount of energy required to convert the reactants into products. इतनी एनर्जी तो रिएक्टेंट्स के पास होगी, इतनी एनर्जी आप उसको सबसे पहले देंगे, तब ही उसके पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे, तब ही सिस्टम एक्टिवेट होगा, तब ही वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा। अदरवाइज देखिए, आप मुझे एक बात बताएं,
कागज को आग लगे जब, कागज को आग लगे जब, कंबशन हो उसकी जब, तो कौन सा रिएक्शन होता है? इस कंबशन को एक्सोथर्मिक कहते हैं ना हम। ओके सर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है इसमें तो हीट एनर्जी निकलती है, इसमें तो हीट एनर्जी निकलती है। लेकिन मेरा एक सवाल है, सवाल ये है, क्या पड़े पड़े कागज को आग लग जाती है? खुद ब खुद ही आग लग जाती है? कागज को आग लगानी पड़ती है, बाद में वो आपको कागज को तीली लगानी पड़ेगी, आग की तीली लगानी पड़ेगी, उसके बाद उसको सही सुथरी करके फिर आग लगेगी। मतलब किसी भी फ्यूल की एग्जांपल लेते हैं, क्या फ्यूल पड़े पड़े जल रहा होता है हर वक्त? नहीं सर, फ्यूल को जलाने के लिए तीली लगानी पड़ती है? तो जो तीली लगाना होता है, वो जो तीली लगाना होता है, ठीक है, नॉर्मल जिंदगी में तीली लगाने का जो भी मतलब है मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। यहाँ केमिस्ट्री में तीली लगाने का मतलब क्या है सर? वो एनर्जी हम उसको कुछ देते हैं, पहले पहले कुछ एच इन करते हैं, पहले कुछ एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं, उसके बाद फिर वो एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट होती है। फिर जब एनर्जी रिलीज होती है फिर वो पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन हम ये समझते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हीट एनर्जी, there is a minimum amount of energy that is always required by the reactants to convert into products, otherwise जो मर्जी जिस मर्जी टाइप का रिएक्शन हो उसने नहीं होना। सबसे पहले तो एनर्जी गिवन इन तो होनी होनी है, एक्टिवेशन एनर्जी तो दिन होनी ही चाहिए, ठीक है? अच्छा, सो अगर मैं यहाँ थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश करूं तो लिखा हुआ क्या जी? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द रिएक्टेंट्स और टू स्टार्ट द रिएक्शन और टू ब्रेक द रिएक्टेंट्स और अलाउ देम टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, ठीक है? अच्छा जी, सो खैर बहरहाल प्लीज बताइए, क्या आपको इस एच इन में प्रॉब्लम है कि सर ये रिएक्टेंट्स का लेवल था? अच्छा, यहां से एक बात बताइए, द एनर्जी कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट्स इज क्या? प्रोडक्ट्स किस लेवल पर हैं? एनर्जी लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब रिएक्टेंट्स में से एनर्जी निकल जाती है तो प्रोडक्ट्स आर एट अ लोअर एनर्जी लेवल, प्रोडक्ट्स आर एट अ लोअर एनर्जी लेवल देन द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स हायर एनर्जी लेवल पे थे, उनमें से मिसाल के तौर पर 100 जूल्स निकल गया, सराउंडिंग्स के पास चला गया, तो प्रोडक्ट्स के पास एनर्जी कंटेंट कम हो जाएगा ना? प्रोडक्ट्स के पास एनर्जी कंटेंट कम हो जाएगा ना भाई, या नहीं ज्यादा ही रहेगा? बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मैंने आपको जो जो चीजें इधर बोर्ड पे दिखाई हैं, क्या इसमें किसी को परेशानी? पहली बात ये कि सर एच इन जो है वो क्या है? वो कम है एच आउट से। सर नजर आ रहा है एच इन कम है, एच आउट ज्यादा है। दूसरी चीज, इसका डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है। जी सर नजर आ रहा है नेगेटिव है। फिर तीसरी चीज, इसमें एनर्जी कंटेंट ऑफ द रिएक्टेंट्स is greater than the energy content of the products. Products are at a lower energy content. कोई प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा करो भाई। सिमिलरली इफ देयर इज नो प्रॉब्लम तो आगे चलता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। आगे यहाँ पे सपोज देयर आर दीज, यहाँ पे आप रिएक्टेंट्स जो हैं किसी भी लेवल पर हैं, मिसाल के तौर पर इस लेवल पर हैं, अच्छा रिएक्टेंट्स जब इस लेवल पर हैं, इनको भी सबसे पहले जो भी रिएक्शन होगा सबसे पहले तो एच इन ही होगा ना। लो जी, ये जो आपने उनको एनर्जी दी है इस लेवल से अगर आप स्टार्ट करते हो, ये आपका रिएक्टेंट्स का इनिशियल लेवल है, यहां से आपने कुछ एनर्जी दी है जिसको आपने एच इन बोला है। अच्छा, वैसे आप एच इन को और क्या कहते थे? एच इन इज ऑल्सो टर्म्ड एज, इसको आप कह दिए सर, इसको आप एक्टिवेशन एनर्जी भी कह दीजिए। इसके टॉप पर यहाँ क्या चीज है? यहाँ पर सर रिएक्टेंट्स नहीं है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स भी नहीं है, यहाँ पर क्या है सर? यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है, कि जिसको हम कहते हैं सर पुराने बॉन्ड्स टूट चुके हैं और नए बॉन्ड्स की तैयारी है, पुराने बॉन्ड्स टूट चुके हैं और नए बॉन्ड्स की तैयारी है, और इस मुकाम पर जो रिएक्टेंट्स पहुंच गए वो कंफर्म प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, वो कंफर्म प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। कैसे? अच्छा, अब एंडो का सीन क्या होता है? एंडो का सबसे पहला सीन क्या है
सर एंडो में एच इन ज्यादा होता है और एच आउट कम होता है, तो ऊपर ज्यादा जाएगा, नीचे कम नीचे आएगा, बहुत थोड़ा नीचे आया, बहुत थोड़ा नीचे आया, ऊपर ज्यादा गया था, नीचे कम आया था, एच इन ज्यादा था, एच आउट कम है, तो क्या होगा अगर एच इन ज्यादा था और एच आउट कम है? एच इन ज्यादा था, एच आउट कम है, तो फर्क है ना दोनों में। इनके फर्क को आप क्या बोलेंगे? इनके फर्क को आप डेल्टा एच बोलेंगे कि जी ये आपका स्टार्टिंग लेवल है, ये आपका प्रोडक्ट्स का, दिस इज द एनर्जी कंटेंट ऑफ, हाँ किसी बच्चे ने पूछा है सर क्या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक इंटरमीडिएट की तरह का? यस, इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यस, इसको आप एक इंटरमीडिएट कह दीजिए। जिस तरह आप वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब रिएक्शंस के मैकेनिज्म पढ़ते थे, तो समथिंग लाइक इंटरमीडिएट, बिल्कुल एग्जैक्टली आप इसको कह सकते हैं। आप इसको एक इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, बल्कि इसका पूरा नाम ही चेंज करें, इसका पूरा नाम ये रखें। एक बच्चे ने कहा सर क्या इसको इंटरमीडिएट कह सकते हैं? मैं इसका नाम ही क्या रख रहा हूँ, इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इंटरमीडिएट, पूरा नाम इसका क्या है? इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। शुरू में क्या थे सर? शुरू में रिएक्टेंट्स थे, ये रिएक्टेंट्स का लेवल है। एंड भी चीजें क्या है सर? ये प्रोडक्ट्स का लेवल है, दीज आर प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स का एनर्जी लेवल है। अच्छा, फिर सर ये क्या है? यहाँ पे सर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का एनर्जी लेवल है, ठीक है। एच इन बहुत ज्यादा है, एच आउट बहुत कम है, उनका फर्क क्या क्या लाता है सर? उनका फर्क जो है, एक सवाल है, डेल्टा एच ऊपर की तरफ है कि डेल्टा एच नीचे की तरफ है? इस वक्त डेल्टा एच ऊपर की तरफ है कि डेल्टा एच नीचे की तरफ है? ऊपर की तरफ है, तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा सर, पॉजिटिव होगा। तो यू नो एंडोथर्मिक में एक तो बात एच इन ज्यादा होता है एच आउट से, और दूसरी बात क्या कि सर डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। और तीसरी बात कि सर जो एनर्जी कंटेंट होता है प्रोडक्ट्स का, वो क्या होता है? वो होता है ग्रेटर देन द एनर्जी कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। इसमें किसी को परेशानी है? डेल्टा एच पॉजिटिव भी नजर आ रहा है और एच ऑफ द प्रोडक्ट्स इज ग्रेटर देन द एच ऑफ द रिएक्टेंट्स, वो भी आपको नजर आ रहा है, वो भी आपको नजर आ रहा है। ओ लेवल्स नहीं है क्या? ये सारी बातें ओ लेवल्स की है ना, लेकिन फिर भी आपको एक बात बताऊं, ए लेवल्स में भी पूछी जा सकती हैं। आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि ए लेवल्स में भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है भाई? ठीक है बच्चों, कुछ सवाल या जवाब करना चाहेंगे? हाँ, एक फर्क एक्सो और एंडो में, दो फर्क हैं, एक्सो एंडो में दो फर्क हैं। क्या फर्क है जी? सर एक फर्क तो ये था कि एंडो में एच इन ज्यादा है और एक्सो में एच इन कम है। इधर डेल्टा एच पॉजिटिव है, इधर डेल्टा एच नेगेटिव है। इधर एच ऑफ द एक्सो में क्या होता है? एक्सो में सर एच ऑफ द रिएक्टेंट्स इज ग्रेटर देन एच ऑफ द प्रोडक्ट्स, लाइक एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट्स ऊपर के लेवल पर है, प्रोडक्ट्स नीचे के लेवल पर है। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऊपर के लेवल पर है, रिएक्टेंट्स नीचे के लेवल पर है। एक और फर्क है कि एक्सो में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा थोड़ी है और एंडो की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है जी। Activation energy for endothermic reaction is greater than that for the exothermic reaction. जी तो बच्चों, तो प्लीज बताइए किसी को एक्टिवेशन एनर्जी में प्रॉब्लम तो नहीं है? एक लफ्ज याद रखिएगा, इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम, इट इज द मिनिमम का लफ्ज लिखना बड़ा जरूरी है इसके साथ। It is defined as the minimum amount of energy that the reactants must possess in order to convert into products, defined as the minimum amount of energy required to activate the reactants, minimum amount of energy required to start the reaction, minimum amount of energy required to break the bonds of the reactants, minimum amount of energy required by the reactants to convert into products. हाँ जी, कैसे लिखेंगे? It is defined as the minimum amount of energy required by the reactants to convert into products.
minimum amount of energy the reactants must have in order to convert in products, minimum amount of energy required to activate the reactants, जो भी इस तरह के अल्फाज। ठीक है जी। सो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इज ग्रेट, वो भी मैं बता चुका हूँ। अब ये जो हमारी टर्म्स हैं जो मैं कल आपको सिखा रहा था, ठीक है, मैंने कल आपको क्या किया, मैंने आपको कल ये एक्सो एंडो की डिटेल नहीं समझाई, मैंने आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम नहीं समझाया, मैंने स्ट्रेट अवे आपको क्या कहा कि यार ये ओ लेवल्स का नॉलेज है। फिर मुझे ख्याल आया कि यार थोड़ा सा ज़रूरी है ओ लेवल्स की बातें करना भी थोड़ी सी ज़रूरी है। तो मैंने आज के लेक्चर में एक तरह से दोबारा से एक क्विक रिव्यू भी दे दिया और ओ लेवल्स की बातें भी आपको समझा दी। मुझे उम्मीद है कि किसी को परेशानी नहीं होगी। जी तो बच्चों, कोई सवाल पूछना चाहते हैं? अभी तक के टॉपिक तक किसी ने कोई सवाल पूछना है? असर ब्रेक मिल सकती है? जी जनाब, एग्जैक्टली अजान हो चुकी है, बिल्कुल ठीक है। असर की ब्रेक लेते हैं, असर की नमाज की ब्रेक के बाद हम यहीं से अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हैव अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। 5 बजे हैं, 5:10 में 5 मिनट का अच्छे से वजू करेंगे, 5 मिनट की अच्छी सी नमाज पढ़ेंगे, 4 फर्ज की नमाज पढ़ेंगे और फिर वापस आइए 5:10 पे दोबारा से अपने लेक्चर का आगाज करेंगे, ठीक है पुत्र जी। थैंक यू वेरी मच, सी यू आफ्टर 10 मिनट्स होंगे। अगर ऑडियो वीडियो और स्क्रीन सब परफेक्टली दिख रहा है तो एक मैसेज पे जवाब दे दीजिए ताकि बात स्टार्ट करूं। ओके जी, बेस्ट हो गया। तो बच्चों, अभी हम एनर्जेटिक्स वाला चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें कि हम एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे थे, ठीक है। एक काम करते हैं, हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज टर्म्स। इससे पहले कि मैं न्यूमेरिकल्स पे जाऊं, आपने कल भी याद है, आपको लेक्चर में हमने क्या किया था, जब मैंने डेल्टा एच ऑफ आर पहले समझाया, फिर जब उसके मैंने फार्मूले लिखे तो कहीं पे डेल्टा एच एफ आ गया, कहीं पे डेल्टा एच सी आ गया, कहीं पे एम सी डेल्टा टी आ गया, कहीं पे एच इन आ गया, कहीं पे एच आउट आ गया, कहीं पे बॉन्ड एनर्जीज आ गई। तो वो सारी बातें उन तमाम टर्म्स को मैंने कल जितने भी फार्मूले लिखे थे, मैंने उन फार्मूलों में जितनी भी टर्म्स इस्तेमाल की हैं, मुझे उन तमाम टर्म्स को सबसे पहले क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, फिर मुझे न्यूमेरिकल्स की तरफ जाना है। तो अभी मेरी ख्वाहिश ये होगी कि अभी जो हम ये 40 या 45 मिनट की भी क्लास ले पाएंगे, इसमें मैं आपको वो टर्म्स सिखा पाऊँ जिन टर्म्स को मैंने शाम को रात वाली क्लास में आपको न्यूमेरिकल्स जिन टर्म्स के थ्रू सॉल्व करवाने हैं, ठीक है जनाब। सो बात का आगाज करते हैं। सबसे पहली जो हमारी टर्म है, दैट इज टर्म्स रिलेटेड टू क्या, टर्म्स रिलेटेड टू एनर्जेटिक्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले डेल्टा एच ऑफ आर। अब मुझे लगता है मैंने आपको कल ये डेल्टा एच ऑफ आर पढ़ा दिया था। स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड का मतलब ही आपको पता है, इंथैल्पी चेंज हीट एनर्जी चेंज को कहते हैं, रिएक्शन किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को कहते हैं, किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन को कहते हैं। तो हमने कहा इट इज द स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन when molar quantities of the reactants in the balanced chemical equation react completely under standard conditions of temperature, pressure and concentration. किसी को प्रॉब्लम है? बच्चों, इस जुमले में किसी को प्रॉब्लम है कि जी? What is it? It is defined as the standard enthalpy change of a reaction in which molar quantities of the reactants in the balanced chemical equation react completely under standard conditions of temperature, pressure. एक बात आपको बताऊं बेटा, ये दो नंबरों का सवाल आएगा कंफर्म पेपर में। एक आधा सवाल तो जरूरी है, या तो डेल्टा एच आर को डिफाइन करें, या जितनी भी मैंने अभी आपको आगे डेफिनेशंस लिखवानी है उनमें से किसी को भी डिफाइन करने को जरूर बोलेगा, कंफर्म एक डेफिनेशन। अच्छा, डेल्टा एच आर की मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल्स कुछ दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा हुआ है जिसमें 2 हाइड्रोजन्स हैं और एक ऑक्सीजन है और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, और उसके आगे डेल्टा एच ऑफ आर लिखा हुआ है। डेल्टा एच ऑफ आर या तो प्लस होता है या माइनस होता है, मैंने आपको पहले से समझाया हुआ था, या किलो जूल में होता है या वो किलो जूल पर मोल में होता है।
ये किलो जूल पर मोल में कब होता है? जब किसी एक आधे सब्सटेंस का 1 मोल का जिक्र हो। जब किसी एक आधे सब्सटेंस के 1 मोल का जिक्र हो तो हम उसको क्या कहते हैं? तो हम उसको किलो जूल पर मोल में कहते हैं। अदरवाइज किलो जूल में भी लिखा जा सकता है, अदरवाइज किलो जूल में भी लिखा जा सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट किलो जूल पर मोल है। क्योंकि रिएक्शंस में हम ज्यादातर 1 मोल ऑफ द रिएक्टेंट की बात भी करेंगे, लेकिन इस वक्त मुसीबत यह है कि 1 मोल ऑफ द रिएक्टेंट की बात नहीं करनी, बल्कि मोलर क्वांटिटीज ऑफ द रिएक्टेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात करनी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है, या यूं समझिए कि हाइड्रोजन की कंबस्शन हो रही है, ठीक है। जो भी रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन की एक पर्टिकुलर वैल्यू है, उसने अलग दे दी -572 किलो जूल्स। फिर यहाँ पे एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, बैलेंस हुआ है, उसकी उसने एक वैल्यू लिख दी है -57.4 किलो जूल्स पर मोल। पर मोल इसलिए लिख दी है कि NaOH का भी 1 मोल है, HCl का भी 1 मोल है, 1 मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट इज रिएक्टिंग। यहाँ पे देयर इज दिस बेंजीन, कोई कंपाउंड होता है A2 में, देयर इज दिस हाइड्रोजन, बेंजीन में हाइड्रोजन ऐड हो रही है, हाइड्रोजनेशन कह दीजिए, रिडक्शन कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, उसकी एक वैल्यू लिखी हुई है -1500 किलो जूल्स पर मोल। यहाँ पे भी 1 मोल इसलिए कहा है कि वो बेंजीन का 1 मोल इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रिएक्ट कर रहा है। कहता है डेल्टा HR is a general term that can be used for heat energy of any reaction। किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी रिएक्शन का जो एनर्जी चेंज है, किसी भी रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है, किसी भी रिएक्शन का जो हीट एनर्जी चेंज है, उसको हम डेल्टा H ऑफ R ही कहते हैं, उसको हम डेल्टा H ऑफ R ही कहते हैं। ये तो जनरल सी टर्म होगी। अब आते हैं हम स्पेसिफिक टर्म्स की तरफ। जी जनाब, अब आते हैं हम जरा स्पेसिफिक टर्म्स की तरफ। आपको याद है कि कल आपको एक, अब मैं जरा अब मैं ब्रेक पे पाँव रखूंगा, अब मैंने बिल्कुल स्लो डाउन होना। कल एक फॉर्मूला था डेल्टा H ऑफ R का, जिसमें लिखा हुआ था सम ऑफ डेल्टा HF ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस द सम ऑफ डेल्टा HF ऑफ द रिएक्टेंट्स। फॉर्मूला याद हो कि ना याद हो, कुछ हल्की फुल्की झलक याद होगी कि सर कुछ था, डेल्टा HF का कुछ सीन था। कल लेक्चर जब आपने एंड किया तो कोई डेल्टा HF की जरूर बात हुई थी। लो जी, ये हमारी आज के लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट तरीन बात है, आज के लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट तरीन बात है, ठीक है। बाकी सब कुछ जितना मैंने अभी तक बोला है या तो वो ओ लेवल्स का था या वो कल के लेक्चर का था। नई बात है डेल्टा HF, ये लफ्ज आप ओ लेवल्स में नहीं सुनते, ये लफ्ज आप ओ लेवल्स में नहीं सुनते। क्या है जी? ऊपर ये जो थीटा है इसका मतलब क्या होगा? स्टैंडर्ड। इसका मतलब क्या होगा? डेल्टा H का मतलब क्या होगा? इंथैल्पी चेंज। F का मतलब क्या होगा? फॉर्मेशन। लो जी, व्हाट इज डेल्टा HF? It is the standard enthalpy change of formation. It is the standard enthalpy change of formation. Formation of what? किस चीज की फॉर्मेशन करनी है आपने? किस चीज की फॉर्मेशन करनी है? एक सवाल है मेरा आपसे, क्या एलिमेंट्स को फॉर्म किया जाता है या कंपाउंड्स को फॉर्म किया जाता है? ये फॉर्म क्या चीज होती है? फॉर्मेशन का लफ्ज मुझे किसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए? फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड के लिए इस्तेमाल करना चाहिए ना। ग्रेट हो गया, ग्रेट हो गया। बच्चे कह रहे हैं सर कंपाउंड के लिए, तो जब भी कभी कोई मैं किसी कंपाउंड का 1 मोल फॉर्म करूंगा, जब भी कभी किसी कंपाउंड का मैं 1 मोल फॉर्म करूंगा, तो उस रिएक्शन की जो एनर्जी चेंज होगी, उस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा, ठीक है, उसको उसको मैं क्या कहूंगा? ये तो भाई, it is defined as the standard enthalpy change, या फिर आप कह सकते हैं heat energy change of क्या? of formation of 1 mole of a compound, of क्या? formation of 1 mole of a compound। सबसे important phrase क्या है? formation of 1 mole of a compound। दूसरी phrase क्या है? from what? from its constituent from its constituent elements। क्या जनाब? It is defined as the standard enthalpy change of formation of 1 mole of a compound from its constituent elements in their standard states
under standard conditions of temperature and pressure. Under standard conditions of temperature and pressure. हाँ जी, किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कीजिए प्लीज। यहाँ पे मैं खुद अपने हाथ से एग्जांपल्स लिखकर आपको समझाना चाहूंगा। मुझे आप एक बात बताइए, लेट अस सपोज मैं वाटर फॉर्म करना चाहता हूँ। मैं वाटर का 1 मोल फॉर्म करना चाहता हूँ। मैं वाटर का 1 मोल स्टैंडर्ड टेम्परेचर या उसके ऊपर उसकी लिक्विड स्टेट होती है, तो फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड चाहता हूँ। तो फ्रॉम क्या करना है, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। हाँ, इधर कंपल्सरी है कि मैं 1 मोल फॉर्म करूं। अगर मुझे इसका 1 मोल ही फॉर्म करना है तो बैलेंसिंग में H2 के पीछे 1 होगा, O2 के पीछे हाफ होगा। इस रिएक्शन का जो भी डेल्टा H ऑफ R होगा उसको मैं डेल्टा H ऑफ F ऑफ वाटर कहूंगा। क्या मैं इस देखें, आपको याद है ना मैंने क्या कहा था कि सर डेल्टा H ऑफ R एक जनरल टर्म है, वो किसी भी रिएक्शन के लिए किसी भी तरह से बैलेंस किया उसके लिए इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन अगर ये रिएक्शन ऐसा बैलेंस हुआ हो जिसमें 1 मोल ऑफ वाटर फॉर्म हो रहा हो फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स एंड द स्टैंडर्ड्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स, हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट है गैस, ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट है गैस, जो कि स्टैंडर्ड कंडीशंस पर है। किसी को मसला है इस बात से? इफ ऐसे मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करनी है और उसका 1 मोल फॉर्म करना है, तो उसका 1 मोल फॉर्म करने के लिए मुझे किस तरह का रिएक्शन लिखना पड़ेगा? सर कार्बन है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट और ऑक्सीजन है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। इफ द स्टीम वाज फॉर्म्ड, तब भी फॉर्मेशन होगा, और हम इस सवाल को बाद में डिस्कस करेंगे। फिल वक्त आपने जितने भी रिएक्शंस हैं वो सब स्टैंडर्ड कंडीशंस के हिसाब से स्टेट्स लिखनी है। अभी आपने जितने भी रिएक्शंस लिखने हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस के हिसाब से उनकी स्टेट लिखनी है, ठीक है? ओके। अगर मुझे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करना है तो मुझे कार्बन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, सॉलिड चाहिए। ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, गैस चाहिए, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आपने 1 मोल फॉर्म करना है, हाँ बैलेंस है जी, कार्बन का 1 ही है, ठीक है, बैलेंस है। इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा, इस रिएक्शन के डेल्टा H को मैं क्या बोलूं सर, इट इज इक्वल टू डेल्टा HF ऑफ CO2 डेल्टा HF ऑफ CO2। किसी को मसला है? अगर मैंने सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर, बल्कि एक सेकंड, सोडियम क्लोराइड नहीं, अगर मुझे कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करना है तो सॉलिड स्टेट में होता है, उसका 1 मोल फॉर्म करना है तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए, मुझे उसके लिए कैल्शियम चाहिए, मुझे उसके लिए कार्बन चाहिए, मुझे उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। कैल्शियम होगा सॉलिड स्टेट में, कार्बन भी होता है सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन होती है गैसियस स्टेट में। इधर अगर मुझे 1 मोल चाहिए तो उसकी बैलेंसिंग के लिए कैल्शियम के साथ 1, कार्बन के साथ 1, ऑक्सीजन के साथ क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन के साथ 3/2 होना चाहिए, ताकि आप कहें कि सर ये जो रिएक्शन आपने लिखा है इसका जो एनर्जेटिक्स है वो बेसिकली डेल्टा HF ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर है। तो बताइए क्या आपको डेल्टा HF के मतलब में कोई प्रॉब्लम है? बताइए क्या किसी को डेल्टा HF का मतलब क्या है? एक बात याद रखिए, 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। बाकी सब ऊपर नीचे की अल्फाज आप जोड़ लेंगे, बाकी अल्फाज आप जोड़ लेंगे। ठीक हो गया? ठीक हो गया जी। सो हियर यू गो। यहाँ पर उसने उसकी अच्छा यहाँ वो कहता है एक और रिएक्शन भी है जिसमें पानी फॉर्म होता है, जरा इस रिएक्शन को चेक कीजिए। वो कहता है भाई इस रिएक्शन में भी तो पानी फॉर्म हो रहा है, लेकिन इस रिएक्शन के डेल्टा H को आप डेल्टा HF नहीं कहेंगे, because water is not formed from its constituent elements in their standard state। यहाँ तो पानी आपने H प्लस और OH नेगेटिव से बनाया, तो ये रिएक्शन आपने फॉर्मेशन के हिसाब से नहीं लिखा हुआ। फॉर्मेशन का रिएक्शन ये होता है कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम व्हाट, 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, 1 mole of a compound is formed
फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। हाँ, ये रिएक्शन आपने ठीक लिखा हुआ है। यहाँ पे रिएक्शन जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स वाला है, इसके डेल्टा एच को आप क्या बोल दीजिए, इसके डेल्टा एच को आप जरूर डेल्टा एच एफ ऑफ वाटर कह दीजिए। हाँ, उसकी वैल्यू पेपर में आपको गिवन होगी -286 किलो जूल पर मोल। जब 1 मोल पानी फॉर्म होता है तो -286 किलो जूल की एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ये उसने कार्बन डाइऑक्साइड का लिखा हुआ है, उसने उसकी वैल्यू भी लिख दिया -394 किलो जूल पर मोल। बस ये जो उसने बात लिखी है कि यार ये इसको आप डेल्टा एच एफ नहीं कह सकते बिकॉज यहाँ पे पानी इज नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कुछ पूछना चाहोगे बच्चों? देखो क्या लिखा है, डेल्टा एच एफ ऑफ एनी एलिमेंट इज 0। एलिमेंट का डेल्टा एच एफ क्यों 0 होता है? सर एलिमेंट थोड़ी ना फॉर्म होता है, एलिमेंट इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। ये क्या जुमला हुआ? देखो हमने कहा था 1 mole of a compound is formed from its constituent elements. What if I say 1 mole of an element is formed from its constituent elements? कुछ सेंस बनती है? वो तो नेचुरली वो तो वैसे ही क्या होगा, क्या कहते हैं उसको, हसान जवाब प्लीज वीडियो ऑफ कीजिए। अच्छा, वो तो वैसे ही एलिमेंट है भाई। कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए डेल्टा एच एफ होता है, एलिमेंट्स का डेल्टा एच एफ होता ही नहीं है। बल्कि चलो एलिमेंट्स का डेल्टा एच एफ 0 होता है, एलिमेंट्स का डेल्टा एच एफ 0 होता है, एलिमेंट्स का डेल्टा एच एफ 0 होता है। किसी को मसला? डेल्टा एच एफ कहां समझ आ गया? हाँ जी, ओके। अब एक और सीन भी है, एक और सीन ये है कि सर जी कल आपने एक और फार्मूला लिखवाया था जिसमें ना आप डेल्टा एच सी भी लिख रहे थे, याद है? तीसरे फार्मूले में कहीं डेल्टा एच सी लिखा था। मोहित अली मुझसे कल पूछा था सर जरा तीसरा फार्मूला तो समझा दें, तो मैंने उसको बोला भाई मैंने दूसरा समझा दिए, जो मैं तुझे तीसरा भी समझाऊं। है जी, याद है मोहित अली? आप तीसरा डेल्टा एच सी पूछ रहे थे ना कल मुझसे जी। तो डेल्टा एच सी का भी अभी मैं फॉर्मूला नहीं समझा रहा, याद रखिएगा, अभी भी मैं आपको वो वैल्यूज समझा रहा हूं। पहले जैसे मैं डेल्टा एच एफ की वैल्यू समझाई है, अभी डेल्टा एच सी का मतलब समझाऊंगा। डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज होता है, ऊपर थीटा स्टैंडर्ड होता है, नीचे सी का मतलब है कंबशन। क्या जी? स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ क्या? स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन। लो जी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन की बात हो रही है। अच्छा सुनिए जरा बात को गौर से। कंबस्ट करना है, कंबस्ट किसको कहते हैं? रिएक्शन विद ऑक्सीजन को कहते हैं कंबस्ट होना, आग लगने को कहते हैं कंबस्ट होना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होती है कंबशन। हाँ वैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबशन तो नहीं होती, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। कहने को कह सकते हैं कंबशन, बस किसी भी चीज का रिएक्शन विद ऑक्सीजन हो यू कैन कॉल इट ऑक्सीडेशन, यू कैन कॉल इट ऑक्सीडेशन भी, कंबशन भी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कंबशन को ज्यादातर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं। कंबशन का लफ्ज ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होता है। ठीक है, ओके जी। सो हम अभी आपसे यहाँ पे क्या बात करेंगे सुनिएगा जरा गौर से। हमें कह रहे हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन डेल्टा एच सी होता है। इट इज डिफाइंड एज क्या? इट इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन, कंबशन ऑफ क्या? कंबशन ऑफ 1 मोल, कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक को मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है बिकॉज इनऑर्गेनिक को भी कर सकते हैं, ज्यादातर ऑर्गेनिक को होता है। इनऑर्गेनिक का जब रिएक्शन होगा विद ऑक्सीजन और अगर आग लगी तो मैं उसको भी कंबशन कह दूंगा। ठीक है, इन व्हाट? इन एन एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन तो यहाँ नहीं होगी खैर क्योंकि कोई एक्वियस चीज है ही नहीं जी। तो बच्चों किसी को मसला है इस बात से? अच्छा अब एक बात देखिए, पहले था 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, तो प्रोडक्ट का 1 मोल होना जरूरी था। यहाँ है 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज बर्न्ड। ठीक है, कंबशन ऑफ 1 मोल, इट इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज बर्न्ड इन एन एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन।
तो यहाँ पे एक चीज पे अगर ध्यान दोगे तो वो ये है कि सर हर रिएक्टेंट के साथ 1 लिखा होगा। यहाँ पे आपने 1H2 प्लस हाफ O2 गिव्स यू H2O। यहाँ पे आपने बस इधर 1 होना चाहिए, बाकी जो मर्जी हो। पहले रिएक्शन में किसको आप कंबस्ट कर रहे हो? ऑक्सीजन को। तो H2 को आप इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन कराकर H2O बना रहे हैं। ओके, ये रहा जी इस रिएक्शन का जो डेल्टा H R है, आपने भी थोड़ी देर पहले देखा था, एक चीज देखी थी आपने कि आप इसी को डेल्टा HF ऑफ वाटर कहते थे। इसमें चेक करो, 1 मोल ऑफ वाटर भी तो फॉर्म हो रहा है। ओ यस सर, इसको आप वाटर के हिसाब से कहेंगे तो कहेंगे डेल्टा HF ऑफ वाटर, लेकिन अगर हाइड्रोजन के हिसाब से कहेंगे तो आप कहेंगे डेल्टा HC ऑफ हाइड्रोजन। वाटर की हुई है फॉर्मेशन, लेकिन हाइड्रोजन की हुई है कंबस्शन। तो वाटर के रिस्पेक्ट से इट इज डेल्टा HF ऑफ वाटर, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट से दिस इज डेल्टा HC ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज डेल्टा HC ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों प्लीज बताइए, क्या आपको इस बात में कोई परेशानी है? ये जो रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है और वाटर फॉर्म हो रहा है, इसमें क्या है? इसमें सर जी वाटर फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन कंबस्ट हो रहा है। अगर आप हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट से कोई टर्म बनाएंगे तो आप कहना डेल्टा HC ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। क्या कहना? डेल्टा HC ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं, इसको वाटर के हिसाब से कहोगे तो आप कहना सर 1 मोल ऑफ वाटर जो है वो फॉर्म हो रहा है। तो आप इसको डेल्टा HF ऑफ वाटर भी कह सकते हो। कोई सवाल पूछना चाहोगे? अच्छा आगे चलो जी। ये क्या है? यहाँ पे 1 मोल ऑफ कार्बन का आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराकर CO2 बना रहे हो, तो आप एक चीज पर गौर करोगे, इस रिएक्शन में भी 1 मोल ऑफ CO2 फॉर्म हो रहा है या 1 मोल ऑफ कार्बन कंबस्ट हो रहा है। तो आप इसको भी डेल्टा HF ऑफ CO2 कह दो या डेल्टा HC ऑफ कार्बन कह दो। किसी को मसला? ओके, यहाँ चलो, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग इन दिस थर्ड रिएक्शन? यहाँ पे 1 मोल ऑफ मीथेन है, उसकी आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, CO2 पैदा होता है और वाटर पैदा होता है। व्हाट इज हैपनिंग इन दिस रिएक्शन? यहाँ पे सर कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म हुआ है, यहाँ पे वाटर भी फॉर्म हुआ है। तो ये किसी एक चीज की फॉर्मेशन तो नहीं है, ये किसी एक चीज की फॉर्मेशन तो नहीं है, बल्कि हाँ ये किसी एक चीज की कंबशन जरूर है। किस चीज की कंबशन है ये? 1 मोल ऑफ मीथेन की कंबशन। तो इस रिएक्शन के डेल्टा HR को आई विल से दिस इज डेल्टा HC ऑफ मीथेन, व्हाटएवर इट्स वैल्यू इज। ठीक है, ये कौन है? दिस इज ग्लूकोज। ग्लूकोज का 1 मोल लिया आपने, उसको ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट कर दिया। आई थिंक ये कोई बेशक ये रिस्पायरेशन रिएक्शन हो, बेशक ये रिस्पायरेशन रिएक्शन हो, जो भी हो, लेकिन आप इसको कहेंगे क्या? आप इसको कहेंगे सर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन के CO2 बनेंगे, हाइड्रोजन के H2O बनेंगे। इसका चूंकि 1 मोल बर्न हो रहा है, इसका चूंकि 1 मोल बर्न हो रहा है, तो इट इज इक्वल टू डेल्टा HC ऑफ ग्लूकोज। 1 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक सबस्टेंस इज बर्न्ड इन एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। किसको मसला है? इसी तरह यहाँ पर एक और चीज है, ये समथिंग लाइक CH3SH, पता नहीं अजीब सा कंपाउंड है, हमने तो नहीं पढ़ा। हमारे तो फंक्शनल ग्रुप्स में ये SH नहीं होता था, हमने तो फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े हैं OH, NH, क्लोरो पढ़ा है, हाइड्रोक्सो पढ़ा है, अमाइनो पढ़ा है, नाइट्राइल पढ़ा है। ये तो कोई पता नहीं थायोइल है, थायोइल, थायोइल, थायनोइल, थायोइल, जो भी है, हमारे सिलेबस में नहीं है जी। खैर इसकी कंबशन तो पता हम किसी की भी करा सकते हैं। कंबशन कराए, कार्बन विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर विल कन्वर्ट इनटू सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन विल कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, नहीं नॉट डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड। जी, आई होप ये तो आपको सबको पता है ना कि हम जिस भी चीज की कंबशन कराते हैं, अगर उसमें कार्बन हो तो कार्बन कन्वर्ट हो जाता है एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन में कार्बन डाइऑक्साइड में, अगर हाइड्रोजन हो
तो हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है H2O में। अब सल्फर है तो सल्फर कन्वर्ट हो जाएगा SO2 में। और अगर आपके पास ये होता है CH3NH2 तो कार्बन कन्वर्ट होता CO2 में, हाइड्रोजन कन्वर्ट होता H2O में, नाइट्रोजन कन्वर्ट होता NO2 में। किसी को मसला है? कार्बन एक है, यहाँ पे इसका एक होना जरूरी है। अगर दो प्रोडक्ट्स 1 मोल के हों फिर दोनों का डेल्टा HF होगा? नहीं, नहीं। अब्दुल मोइस, डेल्टा HF सिर्फ एक ही सूरत में होगा कि प्रोडक्ट्स की साइड पर सिर्फ एक प्रोडक्ट लिखा हो और 1 मोल उसका लिखा हो। प्रोडक्ट की साइड पर दो अगर डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे तो उसको आप डेल्टा HF के हिसाब से कभी भी कुछ नहीं कहोगे। डेल्टा HF का सीन कब होगा? ओनली 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड from its constituent elements, और उसमें एक और शर्त भी जरूरी है कि प्रोडक्ट्स की साइड पे 1 मोल हो और रिएक्टेंट की साइड पे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हो, कोई और चीज ना हो। ठीक है। और कंबस्ट डेल्टा HC के लिए क्या जरूरी है कि जनाब रिएक्टेंट्स की साइड पर जिस चीज की कंबशन हो रही है वो 1 मोल हो, ऑक्सीजन एक्सेस में हो, प्रोडक्ट्स या तो कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड बने, हाइड्रोजन हुआ तो हाइड्रोजन H2O बने, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बने, सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड बने। कार्बन एक है, एक हो गया जी। हाइड्रोजन 3 और 4 5 है, यहाँ पे 5/2 लिख दो जी। फिर नाइट्रोजन एक है तो यहाँ 1 लिख दो जी। ऑक्सीजन आप चेक करोगे तो ये हो गए 2, ये हो गए 2 2 4, ये हो गए 5/2। 5/2 कितने होते हैं? हाँ जी, 2 ऑक्सीजन तो ये वाले हो गए ना, 2 ऑक्सीजन ये हो गए, 4 हो गए। 4 और ये 5/2 होता है 2.5। 2.5 कितना? 6.5। हाँ जी। अब मैं इसको 6.5 कैसे बनाऊं? इन ऑक्सीजन्स को मैं 6.5 कैसे बनाऊं? हाँ जी, आप इसको ना यहाँ पे 13 नहीं, एक सेकेंड, 13 से नहीं, बताओ जी किससे मल्टीप्लाई करना आपने? 6.5/2। लो जी, 6.5/2 से मल्टीप्लाई कर दें। ओवर 2 और ये वाला 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 6.5 रह जाएगा जी। किसको मसला इस बात से? 13/4। ओके, इफ यू मेक इट 13/4 तो ठीक है। इफ यू मेक दिस 13/4 तब भी ठीक है। लेकिन खैर जो जितनी एग्जांपल्स लिखी हैं वो काफी हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डेल्टा H ऑफ C का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन 1 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बर्न्ड कंप्लीटली इन एन एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो जो इंथैल्पी चेंज होता है, तो जो एनर्जेटिक्स होता है, तो जो एनर्जी चेंज होता है, उसको आप डेल्टा H ऑफ C कहते हैं। कोई मसला है तो हाथ खड़ा कर दें। कोई मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दें। एनीवन? नो? अच्छा जी, आगे चलते हैं जनाब यहाँ से। डेल्टा HN, डेल्टा HN, ये N क्या है? स्मॉल n। दिस इज फॉर न्यूट्रलाइजेशन, सो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? इट इज डिफाइंड एज क्या? एज द स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज, defined as the standard enthalpy change when 1 mole of water is formed from the reaction between an acid and a base under standard conditions of temperature, pressure and concentration. टेम्परेचर की, प्रेशर की और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस की कंडीशन स्टैंडर्ड होनी चाहिए, लेकिन टेम्परेचर शुड बी 298 केल्विन, प्रेशर शुड बी 101 किलोपास्कल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस शुड बी 1 मोल पर m क्यूब। ये सारी बातें आपको पहले से पता है। तो जब किसी एसिड और बेस का रिएक्शन कराएंगे, कोई भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, और किसी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो जनरल आयोनिक इक्वेशन होता है, उसकी आयोनिक इक्वेशन होती है ये वाली। आई होप आपने आयोनिक इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं। अगर आप मुझे यहाँ पे HCl aqueous प्लस NaOH aqueous, it will give you क्या? It will give you NaCl aqueous प्लस H2O लिक्विड वाला रिएक्शन लिखवाएं,
तो मैं आपको इसमें बताऊंगा जो एक्वियस चीजें होती हैं उनको अलग अलग लिख सकते हैं। H प्लस एक्वियस प्लस Cl नेगेटिव एक्वियस प्लस Na पॉजिटिव एक्वियस प्लस OH नेगेटिव एक्वियस। ओके, यहाँ पे Na पॉजिटिव aqueous, Cl नेगेटिव aqueous, but H2O is liquid। तो मुझे एक बात बताओ, वो यू रिमेम्बर स्पेक्टेटर आयंस है जी, कौन कौन स्पेक्टेटर आयन है? सर यहाँ सोडियम पॉजिटिव एक्वियस है, यहाँ भी सोडियम पॉजिटिव एक्वियस है, यहाँ क्लोराइड नेगेटिव एक्वियस है, यहाँ भी क्लोराइड नेगेटिव एक्वियस है। तो ये तो स्पेक्टेटर आयंस है, तो कट जाएंगे, पीछे बचेगा क्या? यहाँ से ये H पॉजिटिव बचेंगे और यहाँ से ये OH नेगेटिव बचेंगे। H positive of the acids, OH negative of the alkalis would give you water as a neutral product. Water as a neutral product. तो ये लिखा हुआ है ना, it is defined as the standard enthalpy change when 1 mole of water is formed from the reaction between an acid and an alkali under standard conditions of temperature, pressure and concentration. ठीक है? Do we only write the ionic equation? असल में देखें, मसला पता क्या है? मसला ये है कि अगर आपने करा दिया लाइक इस तरह का रिएक्शन, अगर मैं कहूँ जी H2SO4 है प्लस NaOH है, इस रिएक्शन को जब कराओगे तो बताओ क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस H2O। इस तरीके से जब रिएक्शन लिखोगे तो जरा बैलेंस करो, Na 2 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, H2 4 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए। तो अब बेशक ये रिएक्शन कौन सा है, नो डाउट कि ये रिएक्शन जो है वो न्यूट्रलाइजेशन है, बट इस रिएक्शन के डेल्टा H को मैं डेल्टा HN नहीं कहूंगा, क्योंकि इसमें 1 मोल ऑफ वाटर नहीं बल्कि 2 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसमें हाइड्रोजन की तरफ से कितने H पॉजिटिव आ रहे हैं? 2 H पॉजिटिव आ रहे हैं। NaOH की तरफ से कितने OH नेगेटिव आ रहे हैं? 2 OH नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है, तो बाकी तो स्पेक्टेटर आयंस होंगे, यहाँ पे कितने पानी बन रहे हैं? 2 पानी के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन का डबल है, न्यूट्रलाइजेशन का डबल है ये। तो जब ये न्यूट्रलाइजेशन का डबल है तो इसको हाफ कर दें। ये आसान लफ्जों में सिंपल सी बात ये है कि यार आप किसी भी न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन को इस तरह से नहीं लिख सकते। क्या इसमें आपको कोई एतराज है? क्या इस रिएक्शन में आपको कोई एतराज है? यार ये तो किसी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को लिखने का सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है। एसिड प्लस बेस गिव्स यू न्यूट्रल, एसिड का H प्लस बेस का OH नेगेटिव गिव्स यू वाटर न्यूट्रल, वाटर एज द न्यूट्रल कंपाउंड। जो सॉल्ट बनता है बीच में से वो स्पेक्टेटर आयंस के चक्कर में उसको काट दे दोनों तरफ से। ऐसे रिएक्शन के इस रिएक्शन का जो भी याद रखिएगा, इट इज एक्सोथर्मिक, तो इट्स वैल्यू इज -57 पॉइंट समथिंग, माइनस बस याद होना चाहिए। वैसे एक बात बताएं यार जी, जब क्या बोलते हैं इसको, सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का रिएक्शन एक ही जैसा है, तो क्या सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का डेल्टा HR कांस्टेंट नहीं है? जब चाहे आप HCl लें, चाहे आप H2SO4 लें, चाहे आप जो भी लें, चाहे नाइट्रिक एसिड लें, चाहे आप कुछ भी करें, बेटा जी मुझे बस आप इतनी बात बता दें कि उनके रिएक्शंस का क्या सीन होता है, उनके सब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का डेल्टा सर हैज आयोनाइजिंग एबिलिटी इज नॉट द सेम। नहीं, अगर आयोनाइजिंग एबिलिटी सेम ना हुई तो फिर तो मैं वीक एसिड्स की बात करूंगा, मैं वीक की बात नहीं कर रहा। फॉर द न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन एनी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एल्कली, ठीक है, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग एल्कली की बात करेंगे, हमने कहा दिस इज द जनरल आयनिक इक्वेशन फॉर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एनी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एनी स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात हो रही है, उनका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा ऐसा ही होगा, उनकी जो डेल्टा HN की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी। हाँ, अगर आपने कोई वीक एसिड ले लिया या कोई वीक बेस ले लिया तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, कहता है डेल्टा HN इज फिक्स्ड ओनली इफ बोथ एसिड्स एंड एल्कलीज आर स्ट्रॉन्ग। Value of the delta HN for a weak acid reacting with a strong base or a strong acid reacting with a weak base
विल बी क्या, विल बी लेस नेगेटिव, लेस एनर्जी निकलेगी। क्यों वैसे लेस एनर्जी क्यों निकलेगी सर? कुछ एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी उस वीक एसिड या वीक बेस को न्यूट्रल, उसको आयोनाइज करने में। अगर स्टैंडर्ड वैल्यू -57.1 इतनी निकलनी चाहिए फॉर अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो वीक एसिड या वीक बेस के रिएक्शन में इससे कम एनर्जी निकलेगी। लेस नेगेटिव मतलब लेस एनर्जी विल बी रिलीज्ड, लेस नेगेटिव मतलब लेस एक्सोथर्मिक, मतलब लेस एनर्जी विल बी रिलीज्ड। और जो लेस एनर्जी रिलीज हुई है, बेसिकली क्यों लेस एनर्जी रिलीज हुई है? सम एनर्जी इज यूटिलाइज्ड in ionizing the weak acid or weak base, hence because they were ionized partially, क्योंकि वो partially ionized होते हैं तो उनको मुकम्मल आयोनाइज करने के लिए कुछ एनर्जी वहां पे कंज्यूम हो जाती होगी, कुछ एनर्जी वहां पे कंज्यूम हो जाती होगी। तो ये हो गया आपका डेल्टा एच ऑफ एन वाली कहानी, ये होगी आपकी डेल्टा एच ऑफ एन वाली कहानी। एक सेकेंड का होल्ड दीजिए। एक सेकेंड रुकिएगा प्लीज। दोनों वीक की और भी कम होगी। हाँ, दोनों वीक का वैसे ऐसे रिएक्शन ही नहीं कराते होते हम बेटा, दोनों वीक का हम रिएक्शन ही कभी नहीं कराते। अच्छा एक सेकेंड का बस रुकिए, मैं देखना चाहता हूँ स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक क्या सीन है। कहते जी पहले एक्सो समझाएं, फिर थोड़ा एंडो समझाएं, फिर डेल्टा एच आर समझाएं, फिर डेल्टा एच एफ समझाएं, फिर डेल्टा एच सी समझाएं, फिर डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन समझाएं। ओके, दो टर्म्स और भी हैं, दो टर्म्स और भी हैं, वो समझाएं। डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन, यस लो जी, डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन है, वेयर इज हाइड्रेशन। हाँ ठीक, सुनो भाई, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास ये वाली स्पेसिफिकेशन क्या थी है। बच्चों को जरा स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन भी समझा दो। व्हाट इज डेल्टा एच एस? पहला था डेल्टा एच एफ, फिर डेल्टा एच सी, फिर डेल्टा एच एन, अब है डेल्टा एच एस। डेल्टा एच एस है बेसिकली डेल्टा एच सोल्यूशन। क्या है ये? डेल्टा एच सोल्यूशन। व्हाट इज डेल्टा एच सोल्यूशन? सोल्यूशन बनाना है। किसका सोल्यूशन बनाना है? 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड को ढेर सारे पानी में डिसॉल्व करके सोल्यूशन बनाना। It is defined as the standard enthalpy change when 1 mole of an ionic compound is dissolved in what? Is dissolved in excess of water. Is dissolved in excess of water under standard conditions of temperature, pressure and जो भी उसकी states या concentrations हैं। Solution का मतलब solution बनाना है ना? Solution बनाना मतलब किस चीज का solution बनाना है? सर जी 1 मोल आयनिक कंपाउंड को ढेर सारे पानी में डालकर पूरे का पूरा 1 मोल पूरा डिजॉल्व, पानी इसलिए ज्यादा कर रहा हूँ, पानी इसलिए ज्यादा कर रहा हूँ कि नमक डिजॉल्व सही तरह होना चाहिए। अगर आप पानी कम रखेंगे तो सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं होगी। हम चाहते हैं 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड कंफर्म डिजॉल्व हो, बेशक इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाए, बेशक इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाए, लेकिन यस एक चीज कंपल्सरी है कि 1 मोल ऑफ द आयनिक कंपाउंड मस्ट बी डिजॉल्व्ड इन वाटर। जी हमने क्या बोला? हमें कह रहे हैं it is defined as the standard enthalpy change when 1 mole of an ionic compound is dissolved in excess of water under standard conditions of temperature, pressure, यहाँ concentration ना लिखें। फिर आप देखें, you've got this 1 mole of NaCl, you have got this 1 mole of NaCl, now you dissolve it in water। water बेशक आप किधर लिख लें, water बेशक आप एरो के ऊपर लिख लें, ठीक है। और what do you get? You get this NaCl aqueous। NaCl aqueous means Na positive aqueous signs अलग हैं, Cl negative aqueous signs अलग हैं। NS रिएक्शन की डेल्टा H को आप डेल्टा H सोल्यूशन ऑफ NaCl कहेंगे। किसी को मसला है? किसी को मसला है? हाँ एक बात है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों सर? कुछ कंपाउंड्स जो आसानी से पानी में डिसॉल्व होते हैं उनका डेल्टा H पॉजिटिव नेगेटिव होता है, जो मुश्किल से पानी में डिसॉल्व होते हैं उनका डेल्टा H पॉजिटिव होता है।
आई होप आपको पता है ना, कुछ कंपाउंड्स रेडिली सॉल्युबल हैं और कुछ कंपाउंड्स मुश्किल से सॉल्युबल हैं, कुछ कंपाउंड्स लेस सॉल्युबल हैं, कुछ कंपाउंड्स इनसॉल्युबल हैं। तो जो ज्यादा सॉल्युबल होंगे वो क्या होता होगा, उनको आप पानी में डालेंगे खुद ब खुद ही वो एनर्जी रिलीज करेंगे। लेकिन हाँ, कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनको पानी में डिसॉल्व करने के लिए हीट करना पड़ता है। खैर जो भी है, मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, बट डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। आप सिंपल सी बात को एब्जॉर्ब करें। डेल्टा एच एफ क्या था, फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। डेल्टा एच सी क्या था, कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। डेल्टा एच एस क्या है, dissolution of 1 mole, dissolving 1 mole of ionic compound in an excess amount of water। ठीक है, dissolution of 1 mole of an ionic compound in an excess supply of water। delta H n क्या था, neutralization of 1 mole of an acid and 1 mole of a base to form 1 mole of water। हाँ, एसिड का 1 मोल है कि बेस का 1 मोल है ये कंपल्सरी नहीं है, लेकिन वाटर का 1 मोल फॉर्म होना कंपल्सरी है। तो डेल्टा एच एन क्या था, enthalpy change when 1 mole of water is formed from the reaction between an acid and an alkali under standard conditions of temperature, pressure and concentration। ठीक है, यहाँ पे कोई मैग्नीशियम नाइट्राइड पता नहीं कोई आयनिक कंपाउंड है, उसको आप पानी में डिसॉल्व करें तो क्या होगा, Mg3N2 एक्वियस अगर बनता है तो मैग्नीशियम के 3 आयंस होंगे, नाइट्राइड के 2 आयंस होंगे, और वो अगर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है तो डेल्टा एच आर को डेल्टा एच एस कह दीजिए। डेल्टा एच एस में कोई प्रॉब्लम है जी, ये जो लिखा है ना लैटिस एनर्जी, मैंने भी स्पेसिफिकेशन देखी है, उन्होंने कहा जी लैटिस एनर्जी आप A2 में पढ़ाएंगे। लैटिस एनर्जी को प्लीज छोड़ते हैं, लैटिस एनर्जी को छोड़ते हैं। हाँ, हाइड्रेशन का लफ्ज अभी समझाना है, हाइड्रेशन का लफ्ज अभी समझाने वाला है। ठीक है, हाइड्रेशन का लफ्ज समझाते हैं जी। व्हाट इज दिस हाइड्रेशन? हाइड्रेशन इज बेसिकली, देखें एक था सोल्यूशन, एक है हाइड्रेशन। यहाँ खा पे, आप यहाँ खा पे सोल्यूशन बनाते हैं आप, पता है किसको यूज करके, पूरा आयनिक कंपाउंड को आप जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो सोल्यूशन बनता है। लेकिन अगर आप किसी एक स्पेसिफिक आयन को, सिर्फ किसी स्पेसिफिक आयन को, मतलब असल में ना ये किसी रिएक्शन का एक स्टेप होगा, रिएक्शन के ढेर सारे स्टेप्स होंगे, उनमें से एक स्टेप होगा। कौन सा स्टेप? एक स्टेप होगा सर जिसमें आप क्या कर रहे होंगे, जिसमें ना आप क्या बोलते हैं उसको, और से मेरी बात सुनिएगा, एक गैसियस आयन को पानी में डिसॉल्व कर रहे होंगे। अगर किसी स्टेप में सिर्फ एक गैसियस आयन को पानी में डिसॉल्व करते हैं, 1 mole of gaseous ions are dissolved in water is defined as the standard enthalpy change when 1 mole of gaseous ions are dissolved in water। तो हम उसको हम डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन कहेंगे। बच्चों, सोल्यूशन और हाइड्रेशन में क्या फर्क है? सोल्यूशन में भी हमने एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर में डालना है, हाइड्रेशन में भी हमने एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर में डालना है, लेकिन किसको? जब एक पूरा 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड पानी में डालेंगे तो जो एनर्जेटिक्स होगा उसको आप कहेंगे डेल्टा एच सोल्यूशन। लेकिन अगर आप 1 मोल ऑफ कोई गैसियस आयंस पानी में डालेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ उसने लिखा हुआ नहीं है, मैं उसको लिख देता हूँ, मैं उसकी एग्जांपल आपको लिख देता हूँ। इफ आई से यू गॉट Na1+ का अगर कोई गैसियस 1 मोल ऑफ गैसियस आयंस है आपके पास, इनको अगर आप पानी में डालकर Na1 पॉजिटिव एक्वियस बनाते हैं तो आपको बताता चलूं कि इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच आर है, इसको आपको क्या बोलना पड़ेगा, डेल्टा एच ऑफ एच बोलना पड़ेगा, डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन बोलना पड़ेगा। सिमिलरली अगर क्लोराइड नेगेटिव के अगर आपके पास गैसियस आयंस मौजूद हैं, कहीं से उनको आप पकड़ के पानी में डाल दें, कहीं से उनको आप पकड़ के पानी में डाल के Cl1 नेगेटिव एक्वियस बना दें, तो आप इसको डेल्टा एच आर को, इस डेल्टा एच आर को डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ, ये सोडियम की थी और ये ऑफ क्लोराइड की थी जी। तो बच्चों, किसी को मसला इस बात से? किसी को मसला इस बात से? एनीवन? मैंने सिर्फ अभी तक आपको कुछ टर्म्स पढ़ाने की कोशिश की है। क्या टर्म्स पढ़ाने की कोशिश की है? यू नो जी। तो बच्चों, क्या बात कर रहा था मैं आपसे ये कह रहा था कि कुछ टर्म्स हैं, मैंने टर्म्स आपको सिखा दी हैं। नाउ आई वुड रिकमेंड कि आपकी जब ब्रेक है बीच में, अभी जब आपकी ब्रेक होगी
तो उस ब्रेक में इन तमाम टर्म्स को आपने लिखना जरूर है। यस 2 टर्म्स रह गई हैं, लेकिन ये 2 टर्म्स कब स्टार्ट की जाएंगी? जब आज का शाम में, रात में, अफ्तारी के बाद जो आपका लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम इसको स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? कि सर ये बॉन्ड एनर्जी क्या है। ठीक है, मैंने अभी तक आपको कौन कौन सी टर्म्स सिखा दी हैं? मैंने डेल्टा एच आर सिखा दिया, डेल्टा एच एफ सिखा दिया, डेल्टा एच सी सिखा दिया, डेल्टा एच एन सिखा दिया, डेल्टा एच एस सिखा दिया, डेल्टा एच सिखा दिया। जस्ट टर्म्स थी सिंपल। कि जी 1 मोल ऑफ क्या करते हैं, एक जगह 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, फिर पता है मुझे मोहित पता है, फिर 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज burnt in excess supply of oxygen, फिर 1 mole of ionic compound is dissolved in excess water, 1 mole of gaseous ions are dissolved in excess water, 1 mole of water is formed from acid and alkali। तो मुख्तलिफ सिचुएशन में हमने मुख्तलिफ किस्म की बातें की हैं। यहाँ तक किसी को परेशानी है तो हाथ खड़ा कर दीजिए, यहाँ तक किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? नहीं ना? सो यू नो व्हाट, हम क्या करेंगे भाईजान, हम इंशाल्लाह यहाँ पे जाके आपके लेक्चर को क्या कहते हैं, यहाँ पे जाके आपके लेक्चर को ख़त्म करते हैं और फिर आप अगली क्लास में करूँगे बस।